ठीक है। सो यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट कि कैपेसिटर का हम बेसिक यूज क्या कर रहे हैं टू स्टोर द एनर्जी। कैपेसिटर का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज क्यू बाय वी, बट एक्चुअली इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। जैसे आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में, राइट? 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, राइट? लेकिन रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा होता? नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट। इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया और द टेम्परेचर, है ना? सिमिलरली कैपेसिटेंस के केस में भी कुछ ऐसे ही है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन एंड, और किस पे डिपेंड करता मीडियम। है? मीडियम पे डिपेंड करता है, राइट? ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। देन व्हाट वी हैव स्टडीड एल्स कि अगर हम अर्थ जितना बड़ा कोई स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, स्टिल वी कैन हैव 711 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, राइट? इससे बड़ा तो ऑब्जेक्ट हम ले ही नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम कैपेसिटेंस को भी बढ़ा सकें और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत बड़ा नहीं हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें हम आगे बढ़े। मैंने बताया था कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कि कैसी कैसी अरेंजमेंट्स होती हैं और उस अरेंजमेंट का हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करना था। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द अरेंजमेंट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप एक कंडक्टिंग स्लैब को रखते हैं, किसको रखते हैं बेटा? कंडक्टिंग स्लैब को जब आप रख देते हैं, तो उसकी वजह से उस पर क्या इम्पैक्ट आता है या क्या इफेक्ट आता है, और उसकी वजह से हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, या फिर उसकी वजह से हमें क्या चार्ज मिलता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जहां पर भी बेटा डाउट आए बेझिझक पूछ लेना। कैपेसिटेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एज वेल एज जेईई नीट। ठीक है, चलिए देखिए। Conducting slab is placed in a uniform electric field. तो आप सभी जानते हैं कि स्लैब को हमने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। Let's say it's an infinite slab. कैसा स्लैब है? Infinite. And we say it's a conducting slab which is a neutral. So we can say neutral conducting slab. Neutral conducting slab हमने यहाँ पर एक लिया है बेटा, which is placed in a uniform electric field, जिसपे हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, कि एक्सटर्नल इज एक्टिंग ऑन इट। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने क्या रखा है? कंडक्टिंग स्लैब रखा है। तो आप जैसे जानते हैं कि जब आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, इट्स अ यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखना, इट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आप उसमें एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे तो बेटा क्या होता है? आपने ये चीज पहले पढ़ी हुई है, राइट? कि यहाँ पर उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? राइट? तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि देयर इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, there is an external electric field, and जो चार्ज इंड्यूस हुआ यहाँ पर, उस चार्ज की वजह से हमें क्या मिलेगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, राइट? समझ में आ रहा है बेटा? यस और नो? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दिया करो।
तो मुझे पता रहे कि आपको समझ में भी आ रहा है साथ साथ में, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज जो है वो कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस क्यू इंड्यूस्ड मिलेगा बेटा। सिमिलरली चार्ज डेंसिटी भी क्या आ जाएगी, माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी, सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बेटा, यस और नो। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ हमें यहाँ पर शो किया हुआ है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिल जाएगा बताइए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, यस और नो। यस और नो। तो ये आ गया सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जब यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग स्लैब हमने रखा है विच इज अ न्यूट्रल, तो अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, ये जो स्लैब है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ई नेट इक्वल्स टू जीरो। क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये लिख सकते हैं, यस और नो, यस और नो। अब यहाँ पर एक चीज समझो Yes, कि sir. जैसे कि आप जानते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इंड्यूस की डायरेक्शन ये है एंड एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये है, तो बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल लिख सकते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल विद द ई एक्सटर्नल, राइट। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, इट्स एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर बाय मैग्नीट्यूड दे आर सेम, बाय मैग्नीट्यूड they are same but direction is opposite. So we can write E induced is equals to E external, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं इट्स एंटी पैरेलल, इट इज एंटी पैरेलल, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, लिख सकते हैं बेटा। और सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो आई बात समझ में? और सिग्मा इंड्यूस को हम लिखेंगे क्यू इंड्यूस। सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्या है, क्यू बाय ए होता है, यस और नो। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, क्यू बाय ए होता है ना। Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q induced by A is equals to epsilon naught times of E external, लिख सकते हैं बेटा, राइट। तो यहाँ पर Q induced क्या लिखा जाएगा, Q induced क्या लिखा जाएगा, पीछे ही लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। Q induced हम लिख सकते हैं यहाँ पर A टाइम्स ऑफ epsilon naught into E external, यस और नो।
समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जो क्यू इंड्यूस मिल गया और सिग्मा इंड्यूस भी मिल गया। बोलो यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी को? Yes, sir. कोई डाउट हो Yes, तो sir. बताओ पहले। है किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? No, sir. नहीं, फाइन। अब समझिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर बेटा ये हमने क्यू इंड्यूस और सिग्मा इंड्यूस निकाल लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या लिया था? न्यूट्रल कंडक्टिंग स्लैब लिया था। अगर हम यहाँ पर सपोज इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर हमने जो कंडक्टिंग स्लैब लिया था उस कंडक्टिंग स्लैब में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। क्या भर दिया? डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसे कहेंगे, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये जो स्लैब हमने दिया था विच इज कंडक्टिंग, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्लैब, अब वहां पर उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या ले रहे हैं बेटा? इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी सर्टेन रिलेटिव परमिटिविटी होगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर, और यू कैन सी इट हैज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? के से रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर उसकी सर्टेन रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय relative permittivity which is represented by epsilon r, or you can say a dielectric constant. क्या आ जाएगा? dielectric constant। तो dielectric constant को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? k से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस यहां पर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल किया हुआ है। बोलो आई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसको कुछ इस तरीके से फील किया हुआ है। अब सर उस स्लैब के अंदर ये कांस्टेंट फिट किया है वैसा है? हाँ, स्लैब के अंदर ही हमने कोई मीडियम फिल कर दिया है ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया? अब समझो, अगर बेटा हम क्यू चार्ज लेते हैं तो वैक्यूम के लिए सपोज यहां पर हमने क्यू चार्ज लिया है एंड इट इज प्लेस्ड ईदर इन अ वैक्यूम और एयर, तो यहां से आर डिस्टेंस पर हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या लिखते थे? के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने कोई मीडियम ले लिया, that plus q charge is placed in a certain medium and you need to figure out electric field at distance r। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम क्या आ जाएगा? तो जहां पर एप्सिलॉन नॉट आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यस और Yes, नो? sir. तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, अपॉन इंटू आर स्क्वायर। इसको आप दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के टाइम्स, बिकॉज ये क्या आ जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मीडियम q बाय 4 पाई k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। जब एप्सिलॉन r है उसको हमने रिप्लेस किया k टाइम्स k से, दैट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू r स्क्वायर, राइट। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको
कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे बेटा? तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम, लिख सकते हैं, Yes, sir. राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और एयर, तो मैं एयर लिख देता हूं यहाँ पर, वैक्यूम हो तो वैक्यूम लिख लो, डिवाइड बाय के। तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय के। बोलो क्लियर है? या के की जगह आप एप्सिलॉन आर लिखना है तो एप्सिलॉन आर लिख लीजिए। बोलो यहां तक क्लियर? राइट? Yes, sir. अच्छा, अब देखो आगे। अब यहां पर हमने ये जो स्लैब लिया है, मैं थोड़ा सा भी सेपरेशन बढ़ा देता हूं, बिकॉज अंदर सब चीजें लिखनी होती है तो वो लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा सेपरेशन बढ़ा रहा हूं, ठीक है, दोनों के बीच का। अब देखिए, जैसे हम इसको यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते हैं, अगर जहां पर हमने ये लगा दिया एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई एक्सटर्नल, दैट इज यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है बेटा? राइट? Yes, sir. तो यहां पर भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहां पर भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो क्लियर है यहां तक? अब एक चीज समझिए कि यहाँ पर जो स्लैब लिया है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी किसी न किसी मीडियम का भरा हुआ होगा? मतलब इट मस्ट बी फिल्ड विद सर्टेन मीडियम, राइट? जब वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दैट मींस देयर इज अ सर्टेन मीडियम, एंड मीडियम इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, यस और नो? जैसे एयर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या उसी तरीके से जो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने कंसीडर किया है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यस और नो? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमने लिया है इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या लिया है? इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो ये जो इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है, इसमें अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर क्या होगा? पोलराइजेशन होगा in the direction of external electric field, in the direction of external electric field, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। ऑपोजिट तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? क्या इस तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा? यहाँ पर पोलराइजेशन समझ में आया बेटा कैसे हुआ? कल भी हमने इस पर डिस्कस किया वापस था। समझाओ ना। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो भाई कोई भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स और एटम्स तो होंगे ही होंगे, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर हैं, तो यहाँ पर सपोज ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है इसके ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि एयर के अंदर पोलराइजेशन होता है, कल ही बात हुई थी हमारी इस पे, राइट? तो जो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस तरफ जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। भाई जो एटम्स और मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं उसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, यस और नो? Yes, sir. अरे कल ही तो पढ़ा था, यहाँ पर देखो, ये रहा, ये कल बताया था, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्यू चार्ज जा रहा था, और माइनस क्यू ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, राइट? वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि यहाँ पर हमने जो मीडियम कंसिडर किया है, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कोई भी मीडियम फील किया हुआ है, तो होता तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? पॉजिटिव इस तरफ चला जाएगा और नेगेटिव इस तरफ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया?
भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस पक्का? सर। Yes, sir. अब यहाँ पर समझो, हमने यहाँ पर देखा कि जब किसी मीडियम में रखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, दिस वन। हमने यहाँ पर देखा कि जब किसी मीडियम में चार्ज को रखा जाता है तो ये कितना हो जाता है, ई एयर बाय के, मतलब कि जो एक्सटर्नल जो होगा डिवाइड बाय के। तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्सटर्नल है। भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो एयर में यहाँ पर इस जगह पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक्सटर्नल है। Yes, sir. अगर मैं ये कह रहा हूं गुरुदेव कि ये एयर है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे लिखा है, ई एक्सटर्नल से लिखा है, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब जब आप किसी मीडियम में रखेंगे तो मीडियम में रखने पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? भाई अगर मैं कह रहा था प्लस क्यू चार्ज है, उसको मीडियम में रख रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय के हो रहा था, यस और नो? हो रहा Yes, था। sir. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में ली है उसको हमने रिप्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सटर्नल फील्ड से डिवाइड बाय के, यस और नो? क्या ये सही है? क्या ये सही है? Yes, sir. पक्का? तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया कि ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। और ये जो हमने मीडियम में निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोगों ने न्यूट्रल कंडक्टिंग स्लैब लिया था उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब वाज 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मीडियम में मिल रही है, क्या यही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा? जो मीडियम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, क्या यही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, Yes. राइट? अब यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कंडीशन रहेगी वापस से जो पहले थी वो की वही कंडीशन रहेगी। यहाँ पर चार्ज आएगा माइनस क्यू इंड्यूस, बिकॉज ये सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा इसी तरीके से। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ये आ जाएगा माइनस सिग्मा इंड्यूस और यहाँ आ जाएगा प्लस सिग्मा इंड्यूस, ठीक है। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे, सिग्मा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? Yes, sir. किसी को इसमें डाउट है कि ये सिग्मा बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आ रहा है, कि पहले का याद है आपको?
ये फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहां पर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो? यस और नो? Yes, sir. तो ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या प्लस क्यू चार्ज उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके ऊपर, और माइनस क्यू चार्ज पे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। Yes, sir. तो यहाँ पर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लिया है, दैट इज इनफाइनाइट स्लैब हमने किया है, जिसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कंसिडर किया है। दिस इज इनफाइनाइट एंड दैट इज ऑल्सो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ होगा के। अब यहाँ पर बेटा जब हमने कोई मीडियम लिया है, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, उसकी जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन, और यहाँ पर भी उसकी डायरेक्शन यही होगी। बोलो, आई बात समझ में? यही डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो स्लैब है, स्लैब में कोई मटेरियल फिल किया गया है, तो डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, और एटम्स और मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करवाते हैं तो उसकी वजह से पोलराइजेशन होगा, और जब पोलराइजेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड मूव करेगा। आई बात समझ में? Yes. Yes, sir. यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा। क्या इस तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा? जब यहाँ पर पोलराइजेशन होगा तो आप सभी देख रहे हो यहाँ पर कि इस तरफ सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस तरफ सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, हम ये कह सकते हैं कि माइनस क्यू इंड्यूस एंड प्लस क्यू इंड्यूस होगा। यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस्ड और यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस्ड चार्ज होगा, राइट। अब माइनस क्यू इंड्यूस्ड चार्ज है तो डेफिनेटली सिग्मा चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पर माइनस सिग्मा और यहाँ पर प्लस सिग्मा आएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पर ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। राइट, और ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब कहानी यहां से देखो, हम क्या लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऐसे लिखते हैं? राइट। Yes. और यहां पर हम अगर देखें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं,
minus of E external, because both are opposite. Yes or no? तो इधर ई नेट तो जीरो नहीं होगा ना? अरे भाई रुक जा, उस पे आ रहा हूं मैं। जीरो नहीं होगा, रुक जा, मैं तो सिर्फ अभी एंटी पैरेलल है वो दिखा रहा हूँ। दिस रिप्रेजेंट्स इट्स एंटी पैरेलल। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है उसे हम क्या लिख सकते हैं? ई नेट माइनस ई एक्सटर्नल लिख सकते हैं। देखो मैंने वेक्टर का साइन उस पे से हटा दिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? ई नेट माइनस ई एक्सटर्नल लिख सकते हैं। यस और नो? यहां तक Yes, sir. तो कोई डाउट हो तो पहले यहां तक क्लियर कर लो। यहां तक कोई डाउट हो तो पहले क्लियर करो। एनीवन? ठीक। No, sir. अब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला वो कितना मिलेगा हमें? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलेगा यहाँ पर? बताओ। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या मिलेगा बताओ? सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि E induced is equals to E external minus E net लिखेंगे, because we are talking right now about its only magnitude, not about the direction, ठीक है? तो induced electric field is equals to E external, और E external minus E net, net कितना आएगा? तो E external by K, तो यहाँ लिख दिया E external field divided by K. K is your dielectric constant, or you can take it as a relative permittivity which can be represented by epsilon r. तो यहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम लिख सकते हैं E एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। यस और नो? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस है उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? और E एक्सटर्नल एज इट इज रहेगा। सर ये इंड्यूस में नेगेटिव साइन नहीं आएगा सर? क्यों? क्यों बेटा? साइन को तो हम लेके चल ही नहीं रहे ना, डायरेक्शन इसीलिए तो रिप्रेजेंट कर देते हैं उसकी। पोटेंशियल थोड़ी ना इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। सर आपका वॉइस तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 1 माइनस 1 अपॉन के। अब ये सिग्मा इंड्यूस्ड जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इंड्यूस्ड बाय A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E एक्सटर्नल इनटू 1 माइनस 1 अपॉन के। एंड आपको Q इंड्यूस अगर लिखना है दैट मींस यू कैन राइट A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 1 माइनस 1 अपॉन के। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका इंड्यूस चार्ज आ गया। क्या आ गया? इंड्यूस्ड चार्ज। तो जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे, मतलब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, उस कंडीशन में इंड्यूस चार्ज क्या आएगा वो आपको पता है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी वो आपको पता है। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी वो भी आपको पता है। ये तीनों चीजें आपको क्लियर है, ठीक है? राइट? Yes, sir. ओके।
ना। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अब समझिए, अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो एज यू ऑल नो दैट capacitance of isolated conductor is very small, therefore to increase the capacitance we are going to use the different arrangement of capacitors, right? तो यहां पर सपोज अगर हम एक आइसोलेटेड कैपेसिटर लेते हैं तो ये इसका पोटेंशियल VA और कैपेसिटेंस कितना आएगा इसका Q/VA आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Q/VA। लेकिन अगर यहां पर मान लीजिए इस तरीके से हम दो कंडक्टर्स ले लेते हैं एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, और इसको ग्राउंड किया हुआ है, तो ग्राउंड करने की वजह से पहली चीज तो यहां पर क्या आएगा, दोनों कंडक्टर्स हैं, यहां पर आ जाएगा +Q चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा -Q चार्ज, कुछ इस तरीके से। तो हियर देयर इज अ +Q चार्ज, हियर इट इज अ -Q चार्ज, ठीक है। ये 1 नंबर, इससे 2 नंबर लेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि इसका जो पोटेंशियल है क्या आ जाएगा, 0। V2 इज, देयर आर 2 कंडक्टर्स, हमने यहाँ पे 2 कंडक्टर लिए हैं, दोनों कंडक्टर को हमने पास में रखा है, एक के पास +Q चार्ज है, दूसरे पास ये ग्राउंड करने की वजह से क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V1 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझिए कि यहाँ पर जो पोटेंशियल VA है और यहाँ पर जो पोटेंशियल V1 है, इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा कि V1 पोटेंशियल इज लेस देन पोटेंशियल एट A। क्यों ऐसा होगा? ये इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पर ये जो चार्ज हमने, ये जो कंडक्टर लिया है, कंडक्टर नंबर 1 और ये कंडक्टर नंबर 2, तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से जो पोटेंशियल 1 पे था V1, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, एंड दैट पोटेंशियल इज लेस देन द पोटेंशियल एट A। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहाँ पर इसकी सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, राइट, और यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, मतलब 1 पे जो 1 फर्स्ट कंडक्टर लिया है, उस कंडक्टर पे जो पोटेंशियल होगा उसको वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज है इसलिए। यस और नो? तो यहाँ पर ये जो V1 आएगा, दैट V1 इज लेस देन VA। तो यहां पर जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, Q/V1 मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर है? लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि ये जो मैंने अरेंजमेंट किया कि भाई पहले तो हमने एक कैपेसिटर लिया, आइसोलेटेड कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको मिल रहा है C=Q/VA, और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक अरेंजमेंट लिया जिसके अंदर हमने 2 कंडक्टर्स लिए हैं, 2 कंडक्टर को पास में रखा है, उसमें से एक कंडक्टर को हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने की वजह से क्या होता है कि ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, तो इधर +Q चार्ज है, इधर -Q चार्ज है, राइट। तो +Q चार्ज जो है वहां पर जो पोटेंशियल है उसका V1, वो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो दूसरा कंडक्टर रखा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से V1 पोटेंशियल कम हो जाएगा। दिस V1 पोटेंशियल इज लेस देन द VA, मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट A, मतलब कि जो A कंडक्टर लिया था, A कैपेसिटर, उसका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल की कंपैरिजन में V1 कम हो गया। अब यहां पर जो मुद्दे की बात है वो ये है, समझिए कि यहां पर ये जो कैपेसिटेंस में हमने पोटेंशियल डिक्रीज किया, ये जो V1 पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, इसका फायदा हमें क्या मिला? ये जो पोटेंशियल V1 डिक्रीज हुआ, इससे हमें क्या फायदा होगा, बताओ जल्दी से। कि ये जो आपका कैपेसिटेंस है क्या वो इंक्रीज हो जाएगा? यस सर। अगर हमने यहाँ पर कंडक्टर लिया, कंडक्टर का अरेंजमेंट ऐसे किया जिसकी वजह से उनके बीच में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, भाई एक तो V1 है, दूसरा 0 है, राइट।
तो जो चेंज इन पोटेंशियल है वो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल सर डिक्रीज हो गया। V1 डिक्रीज क्यों हुआ है एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। ओके बताता हूँ। जैसे मान लो बेटा, सपोज यहाँ पर V1 इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R होता है, लेकिन पोटेंशियल के अंदर Yes. हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो V1 इज इक्वल टू प्लस KQ/R आएगा, और यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव की चार्ज की वजह से क्या यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। भाई V2 अगर हम देखें, जब आप इसे इसके पास में लेके आते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसमें से कोई चार्ज तो ऐसा होगा जिस, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, जैसे हम क्या लिखते हैं, V1 इज इक्वल टू KQ/R और V2 इज इक्वल टू, सपोज हमने लिया माइनस KQ/R। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आप नेट पोटेंशियल निकाल रहे होंगे तो क्या वो नेट पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। यस सर होगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वहां पर वो जो नेगेटिव चार्ज हमें मिल रहा है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो V1 पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यस ठीक है, और उसकी वजह से आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई। यस यस सर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज सप्लाइड बाय अर्थ ऑन प्लेट 2, मतलब सेकंड जो कंडक्टर लिया है वो ऑन प्लेट 2, potential, that is the change in potential between plates decreases and therefore capacitance increases. बोलो क्लियर यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत। तो कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V, ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। बोलो कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक। नो सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है। पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट of two conducting plates। ठीक है, कैसे, तो फॉर एग्जांपल यहां पर हमने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली, एक ये और एक ये, ठीक है। अब ये प्लेट्स बेटा देखने में तो एक्चुअल में कैसी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये प्लेट्स देखने में तो कुछ इस तरीके से होती है, इस पे नहीं बन पाएगी, रुकिए मैं बता देता हूँ। इट शुड बी लाइक दिस, चलो इसी पे बता देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से होती हैं प्लेट्स, इस तरीके से प्लेट्स होती हैं, बट मैं वो पूरी प्लेट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलेगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा बेटा, ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स पे प्लस Q चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस Q चार्ज आएगा। कैसे क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो। तो यहाँ पर ये जो पैरेलल प्लेट है जिसका हमने अरेंजमेंट किया है, एंड दिस टू प्लेट्स आर कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि इनसाइड द प्लेट्स देयर इज अ चार्ज प्लस Q एंड हियर इज अ चार्ज माइनस Q, एंड बिकॉज ऑफ दैट द चार्ज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव सिग्मा चार्ज डेंसिटी आएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, राइट। एंड यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट, एंड दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड डी इज द सेपरेशन, इसका जो एरिया है वो है बेटा ए। एरिया कितना लिया है? ए इज द एरिया, डी इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। यहां तक क्लियर है? एंड दिस प्लेट, जो सेकंड प्लेट हमने ली है, उसको हमने क्या किया हुआ है बेटा? ग्राउंड किया हुआ है। बोलो, यहां तक क्लियर है? दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, उसके बीच में सेपरेशन डी है। जो पैरेलल प्लेट ली है उसका एरिया ए लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो पैरेलल प्लेट्स हम लेते हैं उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो सेपरेशन है बिटवीन दिस टू प्लेट्स, मैंने थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, बट दिस सेपरेशन डी शुड बी लेस देन ए। क्या होना चाहिए? द सेपरेशन डी शुड बी लेस देन ए। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा यहां तक? और यहां पर एयर है, ओके। ये स्टेप क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस। एक मिनट, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका एरिया सर, सॉरी, क्या एरिया पूछा? आपने जो इधर एरिया एरिया इधर, वो कौन सा एरिया सर? उन दोनों के बीच का एरिया? नहीं 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 नहीं, ये जो हमने, ये प्लेट है ना बेटा, ये प्लेट ये ऐसी है, ये ऐसी प्लेट है। वो तो मैंने सिर्फ एक सिंपल लाइन से उसका फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। ये एरिया है उसका, ये एरिया है ओके प्लेट सर। का, ठीक है। ऐसी दो डिस्टेंस तो प्लेट, बहुत कम होगा ना सर? हाँ डिस्टेंस बहुत कम होगा, वही उसी पे हम अब जाएंगे। ये एरिया है दो प्लेट्स के बीच में, एंड दिस इज द डिस्टेंस, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू प्लेट्स। आया समझ में? यस सर। हाँ। अब आप यहां से देखिए कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द दिस अरेंजमेंट, ये जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट लिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहां तक समझ में आया? पहले तो बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्यों है? बिकॉज यहाँ पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगी, मिलेगी। एंड माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में मिलेगी। नो, ये Yes, नेट sir. इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q बाय डेल्टा V लिखते हैं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q बाय डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। और C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा V। अब ये डेल्टा V हमें निकालना है, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा? देखो, डेल्टा V इज इक्वल टू बेटा होता है E डॉट डी आर, लिखते थे हम लोग पहले, याद है आपको? dV इज इक्वल टू E डॉट डी आर लिखा हुआ है, याद है सभी को? यस सर। तो यहाँ पर Yes, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या? E इंटू डी लिख सकते हैं। चाहो तो V इज इक्वल टू E इंटू डी लिख सकते हो। तो यहाँ पर E जो है वो क्या आ जाएगा आपका? E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू E। और सिग्मा क्या है? तो सिग्मा है Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू, सर आपका वॉइस लैग हो रहा है सर। डेल्टा V यस सर, वॉइस Yes, लैग हो sir. आपका Yes, sir. तो यहाँ पर हो जाएगा सर डेल्टा वो V। वापस समझाना ना।
चेंज इन पोटेंशियल को हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते थे dv इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर लिखते थे, याद है आप सभी को? dv इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर लिखते थे। उसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, v इज इक्वल्स टू ई डॉट डी लिख रहे हैं, या फिर हम ले सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल्स टू ई डॉट डी। तो यहाँ पर अगर हम लिखें डेल्टा v इज इक्वल्स टू ई डॉट डी, तो e इज क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। और सिग्मा जो है वो होता है आपका q बाय a, सिग्मा क्या हो जाता है, q बाय a, बाकी का जो है वो एज इट इज रख दो, तो ये हो जाएगा q d बाय a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा v दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल की हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, q d बाय a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर डेल्टा v की जगह हम लिख सकते हैं q टाइम्स ऑफ d बाय a एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो q से q कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा c इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d। बोलो यहाँ तक समझ में आया? क्या यहाँ Yes, तक sir. समझ में आया? अब यहाँ पर एक चीज समझो कि जितना ज्यादा कम सेपरेशन होगा, जितना डिस्टेंस d, मतलब कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा, क्या उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा? यस और नो? और उसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। और यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द कॉन्फ़िगरेशन एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन एंड द मीडियम, राइट। यहाँ पे प्रूव कर पा रहे हैं ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी से, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Capacitance depends on configuration and medium between two plates. यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes. ओके, ग्रेट।